चले तो देखो डियर, अब सबसे पहला मोड हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि बेसिक हमने पढ़ लिया था। अब हम कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसको डिस्कस करेंगे, कंडक्शन को समझेंगे, कंडक्शन है क्या। चलिए तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम चीजों को समझेंगे कंडक्शन होता क्या और किस तरीके से जो एटम्स हैं वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करते हैं, राइट। चलिए तो मान लेते हैं सपोज दैट ये कोई मेटल की रोड है हमारे पास, ये कोई मेटल की रोड है और जो ये मेटल की रोड है ये एक फर्नेस से हमने अटैच की है। पहले तो इस मेटल की रोड की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी मेटल है, समझा, जितनी भी मेटल्स हैं दुनिया में यानी धातु, मेटल्स हमेशा लिक्विड होते हैं सॉलिड, ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होती हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो जो मेटल्स हैं ये सॉलिड हैं और ख़ास बात यह है इनमें कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। क्या होती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। तो और क्रिस्टलाइन सॉलिड उन्हें कहा जाता है जिनमें जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल सिस्टेमैटिक ढंग से बैठे होते हैं, लाइन लगा के बैठे होते हैं, समझा। जो एटम्स हैं वो बिल्कुल लाइन यानी सिस्टेमैटिक मैनर में अरेंज होते हैं। मैनर मतलब ढंग, सिस्टेमैटिक मैनर में अरेंज होते हैं, अरेंज्ड मतलब व्यवस्थित, अरेंज्ड, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड उन्हें कहते हैं जिनमें जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टेमैटिक मैनर में अरेंज्ड होते हैं, राइट, यस, यानी लाइन बाय लाइन बैठे रहते हैं, है ना। इसका प्रकृति में भी एग्जांपल मिलता है, जर्नी मेटल से आप नॉर्मल जगह भी देखते हैं, जैसे आपने भुट्टा खाया होगा तो भुट्टे में देखना जितने भी दाने हैं कि सब लाइन लगा के बैठते हैं। तुमने उन्हें कहा कि लाइन लगा के आना, नेचुरली चीजें होती है नहीं। तो इसलिए नेचुरली ही मेटल के अंदर जितने एटम है, क्योंकि हर एक मेटल छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, तो हर एक एटम बिल्कुल लाइन लगा के बैठा रहता है, सिस्टमैटिक लाइन। भुट्टे में तो लाइन इधर उधर हो सकती है परंतु यहाँ पे नहीं होगी जनरली, राइट और रॉन्ग। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर अगर ये मेटल की रोड है और इसमें जो मेटल के एटम है वो लाइन लगा के बैठे होंगे, तो जब वो लाइन लगाएंगे तो आपको हर एक क्रॉस सेक्शन की ऐसे ऐसे लेयर दिखाई देंगी, समझा। तो यहाँ पर क्या, एटम की एक लेयर यहाँ पे दिखाई देगी, अरे बोल, एक लेयर यहाँ दिखाई देगी एटम्स की, और ऐसी ऐसी बहुत सारी लेयर आपको देखने को मिलेंगी, राइट और रॉन्ग। ऐसी ऐसी बहुत सारी लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ऐसे लेयर हैं डियर यहाँ पर ये, और ये सभी लेयर यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको इन द कंप्लीट रॉड। ये थोड़ा बीच में ऐसे गैप नहीं होता जैसा मैं दिखा रहा हूँ, इतनी लेयर कहाँ से बनाऊंगा मैं, समझा ना। एटम का साइज भी बहुत कम होता है, तो अरबों खरबों लेयर होंगी, हम तो जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं इनका कि ऐसी कुछ होती हैं लेयर। तो ये एटम्स की लेयर हैं जो सिस्टमैटिक ढंग से पूरे स्ट्रक्चर में, पूरी रोड के अंदर कंप्लीट लेंथ में अरेंज होंगी, और इन्हीं लेयर्स को आप सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शन, या हर जगह ने आप क्रॉस सेक्शन बोल के चलते हैं लेयर्स को, और इनका जो एरिया है उन्हें आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, राइट और रॉन्ग। तो कुछ ऐसी स्टोरी होती है सर जी ये। तो इसका मतलब यहाँ तक हमें हीट पहुँचानी है मेनली, इस वाली लेयर तक, क्लियर है। तो यहाँ पर इमेजिन करो आप अपने मन में कि ऐसे ऐसे मेटल की लेयर है, और मेटल के एटम की जो ये लेयर है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, समझा। इसलिए मेटल की रॉड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़िया मिलेगी आपको, राइट। चले अब देखो, हमने मान लिया कि सपोज दैट जो ये मेटल की रोड है इसका जो ये वाला एंड है ये एक भट्टी से जुड़ा हुआ है, फर्नेस से जुड़ा हुआ है, और फर्नेस के अंदर कोयला जला रखा है हमने, इसलिए फर्नेस के अंदर बहुत सारी हीट है, और उस हीट की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर है फर्नेस के अंदर का। और मान लो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझा ना। तो देखो अब फर्नेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमने बना दिया इस रोड को, तो जब रोड को आपने ऐसे अटैच किया तो मैं कह सकता हूं केवल एक ही लेयर फर्नेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रही है। तो फर्नेस के से, समझा ना, फर्नेस से हीट इधर आएगी, और सबसे पहले यही वो मेटल की लेयर है
वही वो एटम्स की लेयर है जो सबसे पहले गर्म होने वाली है। तो अगर थोड़ा 10-20 मिनट बाद आप देखेंगे तो इस रोड का ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा, यानी ये वाली लेयर भी थोड़ी देर बाद गर्म नजर आएगी। अगर ये वाली लेयर भी गर्म है, इसका मतलब गारंटी के साथ में हीट यहां से इस वाली लेयर से इस वाली लेयर को ट्रांसमिट हुई है, ट्रांसपोर्ट हुई है। जैसे माल यहां पर पड़ा हुआ है, कोई माल पड़ा हुआ है, समझा, उसे आपको दिल्ली पहुंचाना है तो ट्रक लाएंगे आप, या ट्रेन लाएंगे, या बाइक लाएंगे, कोई तो तरीका होगा, समझा ना, उस माल को यहां से दिल्ली ट्रांसपोर्ट करने का। और जो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है वो वाया ट्रक या वाया बस या वाया साइकिल, वाया मोटरसाइकिल, या वाया ऑन हेड, सर पे रख के चल रहे हैं पैदल, या वाया ट्रेन। तो वही क्या है, मैकेनिज्म है ना। तो हीट यहां पे अवेलेबल है और इस वाली हीट को समझा ना यहां से लेके यहां तक ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन का तरीका को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन। तो ये बेसिकली है क्या, समझा ना, ये हमें देखना है अब। तो देखो सर जी, सॉलिड्स में मेनली क्या माना जाता है, ये जो मेटल्स हैं में क्या माना जाता है, समझा ना। ये क्या ले रखे हमने यहाँ पे, मेटल ले रखे एकदम एग्जांपल में, समझा ना। तो यहाँ पर होता क्या है सर जी, समझा ना, कि जब ये एटम गर्म होते हैं, समझा ना, तो एक चीज आपको यहाँ पे सीखनी है, थोड़ा सा फंडामेंटल पहले आपको सिखाता हूँ कि होता क्या है। दुनिया के जितने भी सॉलिड है, समझा ना, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। तो डेफिनेशन क्या दी थी मैंने, आपके वाली नहीं, मेरे वाली जो बताया था, यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको मापना है तो उस टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं या एटम है, उन सभी की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और उनका एवरेज ले लो, है ना। जो भी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आएगा उसे क्या बोलेंगे, उस बॉडी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सही मायने में कुछ नहीं है, वो मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई चीज चल रही है तो उसका मतलब तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कोई चीज ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेशन भी तो एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशन मतलब मेरी फिंगर यहां थी, यहां आई, यहां गई, यहां आई, यहां गई, अगर काम तेज तेज करने लगूं इसे वाइब्रेशन बोलने लगेंगे आप। तो इसका मतलब है क्या भाई, अबे मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं, तो वाइब्रेशन भी तो एक प्रकार की मोशन है, और अगर मोशन है तो गारंटी उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, तो वाइब्रेशन के लिए भी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। यस, तो देखो सॉलिड में माना क्या जाता है ना, ये कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी सॉलिड है, समझा ना, सॉलिड है उसके अंदर जितने भी एटम हैं, समझा ना, वो सभी एटम समझ सॉलिड के अंदर कभी भी, समझा ना, कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि ये बताओ यार, तुमने जब ये बोल दिया कि जो टेम्परेचर है वो कुछ नहीं, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है, तो जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के पास में कोई ना कोई एवरेज काइनेटिक एनर्जी जरूर है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर है। और जब ये टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास की वो 0 हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो समझो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी या नहीं, जब टेम्परेचर 0 तो ये भी 0। तो ये बता, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि दुनिया में कभी भी 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं, समझा ना। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है, समझा, कि 0 केल्विन टेम्परेचर कभी पॉसिबल है ही नहीं। और सेकंड लॉ का भी कौन सा स्टेटमेंट ये कहता है, केल्विन प्लैंक या क्लॉसियस, केल्विन प्लैंक। तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि दुनिया में कभी भी 0 केल्विन टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ना तो आज तक मिला और ना मिला था और ना आगे मिलेगा। कि हर एक कंट्री ने बहुत एफर्ट किए कि 0 केल्विन तक जाके देखते हैं, परंतु कोई 0 केल्विन तक आज तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि भगवान का श्राप है। और जिन्हें श्राप होते हैं उन्हें सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है, लो। तो लो का मतलब यह है कि जिसके पीछे कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, जो भगवान का श्राप है। चाहे इसे आप मैथमेटिकली प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये ऑलवेज यूनिवर्सली वैलिड है। भगवान के नियम को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग। यस, तो 0 केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सर जी 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब फिर तो कोई ना कोई टेम्परेचर जरूर मिलेगा एटम का, चाहे वो 1 केल्विन ही क्यों ना हो, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 0.1 केल्विन, पर तो 0 तो नहीं है ना। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता तो एटम के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती, 0।
पता होगा 0 केल्विन नहीं है तो फिर गारंटी के साथ में काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 हो ही नहीं सकती। अरे समझ आया ना, काइनेटिक है सॉलिड के अंदर, सॉलिड हो या लिक्विड या गैस हो, दुनिया में कोई भी मटेरियल हो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल को केमिस्ट्री की भाषा में एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैं यहां एटम की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मेटल्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो इन एटम्स का कभी भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती क्योंकि टेंपरेचर कभी 0 केल्विन हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब जो ये रोड है, इनमें जितने भी एटम के हैं, ये लेयर हैं, जितने एटम है, इन एटम के पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है। अब अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो फिर तो मोशन कर रहे होंगे सर जी, ये रेस्ट पोजीशन में नहीं है। इन्हें भले मान लो परंतु है नहीं। अरे बोलो, मानने को तो मेरे को प्रधानमंत्री मान लो, कोई मना कर रहा है। तो इंजीनियरिंग में कितने एजम्पशन हम लेते हैं, मान तान के चलते हैं, बहुत चलते हैं। अरे बोलो, और यहां भी मानेंगे हम, एजम्पशन भरे पड़े हैं। तो रियल इंजीनियरिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम तो एप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं सर जी। जहां एजम्पशन आ गया, जहां भी हम एनालिसिस में फंस जाते हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, वहां पे मान लो ऐसा है, मान तान के अपना काम आसान बनाते हैं और एक फाइनल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं और अपनी शान बढ़ा लेते हैं। हम इंजीनियर देखो निकाल दिया फॉर्मूला, जबकि रियल में ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो फॉर्मूला एरर देगा, 10 से 15% एरर देखने को मिलेगी उन एजम्पशन की वजह से। इसलिए वहां पे क्या ठोक देते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जान बचाने के लिए, क्योंकि डिजाइनिंग कभी करेक्ट है ही नहीं है, फॉर्मूले कभी रिजल्ट 100% सही देते ही नहीं है, एजम्पशन लगे पड़े हैं उनके पीछे, तब जाकर ड्राइव हैं। अरे बोलो भाई, हाँ। तो इंजीनियरिंग की सच्चाई यही है, घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु इतना कर दिया वो भी कोई समाधान कम नहीं है, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सर जी होता क्या, अब सॉलिड में ये बताया गया कि सॉलिड में जो एटम्स हैं उनके पास कोई ना कोई जरूर काइनेटिक एनर्जी है जो कभी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर होती है। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से सॉलिड के अंदर जो एटम है, ये एटम उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपने स्थान पे बैठ के वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेशन करते रहते हैं। समझा ना, क्यों करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। उसी काइनेटिक एनर्जी को यहां पे आप सॉलिड के केस में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं कि उसी टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से एटम और मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते हैं। परंतु अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी चेयर को छोड़ नहीं रहे हैं, यानी अपनी एवरेज पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। किस वाइब्रेशन की वजह से, यहां से फुदक के यहां पे आ गया, फिर यहां से यहां चला गया, मेंढक की तरह। ऐसा नहीं होगा। बस उसरो रिएक्शन तो दिया करो बे, मैं कितनी सिंपल भाषा आपके लिए लेके आ रहा हूं, समझ आ ना। तो लगे तो कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है पढ़ने में, डिमोरलाइज तो मत किया करो हमें। कैसे जरा कुछ ओवर तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ आ भी रहा है नहीं, पल्ले पड़ भी रहा है नहीं, अबे है या नहीं। इतना कंफ्यूजिंग चेहरे नहीं बना करते, समझ आया नहीं, नहीं तो घरों में लड़ाई बहुत होती है, फिर पत्नी बिना कहे धमका दिया करती है, फिर समझ आया नहीं, फिर पता लगे कहां मूड खराब था मेरा, मैं तो सही था, कि दिख तो ऐसा रहा था। तो भले ही तुम कितने ही परेशान हो, कितने कुछ हो, परंतु दिखना जरूरी है खुश, समझ आया नहीं। दूसरा सस्पेंशन में फंसा रहे, खुश मिजाज रहना जरूरी है। तो सर जी यहां पर क्या, यहां भी ऐसा ही होगा कि जो ये मेटल की रोड है, इसमें जितने भी एटम है, वो सब एटम, जितने भी एटम है, जितने भी एटम की लेयर है, सभी एटम की लेयर ऐसे ऐसे। भाई ये एटम अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी तो कर रहा है, तो कहो कि पूरी लेयर ही कर रही है, इसका मतलब ये पूरी लेयर ही ऐसे वाइब्रेट कर रही हो गया नहीं, ऐसे वाइब्रेशन कर रही हो गया नहीं। अरे बोलो, तो हर एक लेयर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, समझ आ ना। जैसे ऐसा ही है कि आप लाइन में बैठे हैं यहाँ पे और मालूम मिल के बैठ जाओ, बिल्कुल समझा, मिल के बैठ जाओ। जैसे कि आप यूं बैठे हैं, बराबर में एक और खड़ा है, और खड़ा है, अरे समझा ना। तो आप एक काम करना, इधर से यूं करने लगना कंधे को, यूं यूं, समझा ना। अगर यूं कंधे को करेंगे तो कभी इधर टच होगा, कभी इधर टच होगा। तो जब इधर टच होगा तो बंदा थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, वो दूर टकराएगा। अरे बोल, समझ आ रहे हैं नहीं। यस, तो कभी कभी इसका मतलब जो वाइब्रेशन के दौरान जो ऐसे ऐसी टक्कर होंगी लेफ्ट राइट में, ये बहुत दूर तक ट्रांसफर होती चली जाएंगी, समझ आ। अब सर जी वाइब्रेशन कैसे करेंगे, नॉर्मल वाइब्रेशन करेंगे या ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, है या नहीं। देखो ये देखना, यानी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी
अब और ज्यादा है, अरे बोलो अब इससे ज्यादा कैपेसिटी है नहीं मेरी वाइब्रेट करने की। अरे समझ आया नहीं? तो समझ रहे ना वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, यानी ये हल्के वाइब्रेशन है, ये ज्यादा, ये और ज्यादा वाइब्रेशन है, इसे बोलेंगे वाइब्रेशन की इंटेंसिटी। तो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी अगर और ज्यादा है, यानी बहुत जबरदस्त सुपरसोनिक स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल। समझ आ रहा है नहीं? परंतु प्यारे बच्चों, मजे की बात यह है कि सर जी ऐसा दिखता तो है नहीं। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक मेटल की रोड है, मान लो मेटल की रोड है, मेटल का बना हुआ है, तो इस मेटल की रोड में मेटल का रिकॉर्ड रखा, हाँ ये देखो देखो, हाँ ये देखो पूरा मेटल का बना हुआ है, ये मेटल की रोड है। इमेजिन करो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो अपनी पोते बैठे हुए इधर वाइब्रेट कर रहे हैं। आप मानने को तैयार हैं? आप मानने को तैयार हैं? कतई नहीं है। कोई दिख रहा है सर जी दिमाग खराब, झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं बेटा, समझा? इसलिए तुम इंजीनियर्स हैं। हम इंजीनियर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं। अबे जंड, एटम दिखने वाला है तुझे? है ये पूरा ग्रुप दिख रहा है एटम का, अरबों खरबों एटम का ग्रुप देख सकते हो आप एक सिंगल एटम को। यहां पे हवा है? बोलो नहीं है? अरे बोलो, बोलो नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। कह सकते हो आप यहां पे हवा नहीं है, पर तो दिख रही है। तो फिर जिंदगी क्यों झंड कर रखी है तुमने? बहुत सारी चीजें जो तुम्हें दिख नहीं रही हैं, फिर उनके होने का आभास है, आभास ही तो के है और क्या दिख रही हैं। कैसे आभास पता चला? सांस ले रहा हूं सर जी मैं, पता चल रहा है, ये ना होती तो मर ना जाता। आभास पूरा हो रहा है मुझे। किसी दिन एब्सोल्यूट वैक्यूम वाले कमरे के अंदर बंद कर देंगे ना बेटा, एकदम एहसास होगा, और ये एहसास आपको इतना लंबी दूरी तय कराएगा, एक गोल्डन टिकट कटेगा, सब दुख दर्द एक सेकंड में दूर। समझा ना? सीधा भगवान के पास, स्वर्ग लोक है या नहीं? छुटकारा मिल जाएगा जिंदगी से, ना पढ़ने की जरूरत ना सिलेक्शन की, सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी, है या नहीं? तो सर जी यहां पर वही है। तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपने खोपड़े को घुसाना है। अब आज के बाद कोई झंड ये नहीं बोलेगा कि मुझे दिख नहीं रहा। समझा? इमेजिनेशन पे पूरी इंजीनियरिंग चल रही है। आइडियलाइज करके आप पूरा 4 साल इंजीनियरिंग के कर रहे हो, 3 साल डिप्लोमा कर रहे हो, फिर झंड ये बोल रहे हो दिख नहीं रहा है। तुमने वो पढ़ डाला जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो कहां से पढ़ डाला वो? समझ आ रहा है ना? अब इंजीनियर का दिमाग है। अब बताओ क्या एटम्स की लेयर दिख रही हैं? यस। क्या एटम के लिए वाइब्रेट करती दिख रही हैं? यस दिख रही हैं सर जी, खुल्लम खुल्ला पिक्चर बन रही है दिमाग में। हाँ यहां दिखनी चाहिए, राइट और रॉन्ग? चले सर जी, तो इसलिए कह रहे को यहां पे ऐसा होता है। अब ये फील क्यों नहीं हो रही वाइब्रेट होती? क्योंकि वाइब्रेशन की रेंज बहुत कम है। समझ आ ना? अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर होता क्या है कि मान लो जैसे फिंगर है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तो जब ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो तो देखो ये एक फिंगर है, मान लो वाइब्रेट कर रही है, तो मैक्सिमम लेफ्ट में इधर को जा रही है, मैक्सिमम राइट में इधर को जा रही है। तो जो इतनी रेंज है, यहां से यहां तक ही तो कवर कर रही है ना ये। अगर यूं करती तो रेंज और बढ़ जाती, यूं करती तो और बढ़ जाती। इसे बोलेंगे रेंज ऑफ वाइब्रेशन। समझ आ ना? तो इसलिए जो ये रेंज ऑफ वाइब्रेशन है ये माइक्रोन्स में होता है। कुछ माइक्रोन लेफ्ट और कुछ माइक्रोन राइट जा रहा है, तो इसलिए माइक्रोन्स में जो डिस्टेंस है वो हम देख नहीं सकते। अरे बोलो, जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे इल्यूजन है। सूर्य का बल्ब देखा है तो एलईडी से छोड़ दो, पहले सूर्य के बल्ब आते थे, 8-10 रुपए का आता था, एक पीली लाइट फेंकता था, वो ऐसे बल्ब होते थे या नहीं? उसके अंदर क्या फिलामेंट होता था, तंतु होता ना, टंगस्टन का जो बना होता था। तुम जानते हो कि बल्ब हमारे यहाँ पे जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरे कर लेती है वो। 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरे कर लेती है वो, राइट? साइकिल जानते हैं आप कि हम ऐसे मानते हो ना कि आधा साइकिल पूरा 1 साइकिल हो गया, ये 2 साइकिल हो गया, राइट? और ये जो लाइन है ये 0 एम्पियर की लाइन है। यहाँ पे एम्पियर कितने हो जाते हैं? 0। तो लाइट यहाँ से यहाँ पे 0 थी, यहां से जाओगे तो बल्ब यहां पे जलना स्टार्ट हुआ, जल रहा है जल रहा है जल रहा है। इस पॉइंट पे जैसे ये करंट जैसे ही इस पॉइंट इस लाइन को क्रॉस करेगी तो पल भर के लिए यहां पर जो बल्ब होगा बुझेगा, उसके बाद फिर जल जाएगा, फिर बुझेगा। तो 1 साइकिल में 2 बार बुझ रहा है, तो 50 साइकिल में 100 बार बुझेगा। तो 1 सेकंड के अंदर 100 बार वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। तो इतना कम टाइम होता है बुझने का कि आपको ऐसा लगे लगातार जल ही रहा है। क्या उतने कम टाइम को तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आंखें रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हैं? तुम मान लो कि कॉन्टिन्यूअसली जल रहा है। अरे बोलो गधो, अब कहानी समझ आई?
अब रियलिटी में कुछ और है, तुम्हें तो वही दिख रहा है, पर इंजीनियर को तो दिख रहा है ना वो। अब तुम नहीं मान सकते कि नहीं हो रहा है 100 बार, 1 सेकंड में 100 बार ब्लिंक हो रहा है वो, राइट और रॉन्ग। तो ये कहानी है, तो ऐसी ही कहानी यहां है। तो इसलिए बच्चों क्या है कि ये गैप बहुत, जैसे वहां टाइम का गैप बहुत कम था, तो ये वाइब्रेशन की रेंज माइक्रोन्स में होती है। और अब हमारी आंखें एक से एक लिमिट से कम डिस्टेंस को देख नहीं पाती है ना। जैसे मॉलिक्यूल, हवा के मॉलिक्यूल है, यहां पे फील तो कर पा रहे हैं ना, पर तो मॉलिक्यूल का डायमीटर इतना कम है, साइज इतना कम है, डाया इतना कम है कि उन्हें हमारी आंखें उसको फोकस नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसकी आंखों का जो रेजोल्यूशन है वो 0.5 mm दिया था मैक्सिमम, समझा ना। यानी इसका मतलब ये है कि आधा mm से छोटी जो चीजें हैं उन्हें आप देख नहीं पाएंगे, नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इन चीजों को देखने के लिए। तो जैसे एटम है और मॉलिक्यूल है, इनका जो डाया है, समझा ना, वो 0.5 mm से कम है, इसलिए हमारी आंखें इनको नेकेड आई जो हमारी आंखें वो देख नहीं सकती। हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देख सकते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या होता है, चींटी को भी हाथी बना के दिखाता है, वो जूम करके दिखाता है, और जब चींटी हाथी बन जाएगी तो हमारी आंखें उसे फोकस कर लेंगी। अरे बोलो भाई, मैग्नीफाई करके दिखाता है चीजों को, समझ आना। आपको दिखाएगा खली, अरे समझ आना, तो ऐसा कर लेगा वो। बताए बच्चों, कहानी समझ आ रही है। तो ये स्टोरी थी सॉलिड में। बताइए फंडामेंटल समझ आए वाइब्रेशन का। यस, तो प्यारे बच्चों होता क्या है, अब यहां पे ध्यान देना, ये थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, ये 1 माइक्रोन की डिस्टेंस है। इस 1 माइक्रोन की डिस्टेंस मुझे दिखेगी नहीं, परंतु मुझे तो दिख रही है, मैं इंजीनियर हूं, तो मैं से जूम करके फिगर को बना रहा हूं, समझा ना। तो यहां पर वाइब्रेशन को ऐसे दिखा रहा हूं मैं, तो दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ वाइब्रेशन। मान लो यहां पर कोई एटम है ये, और ये एटम जब वाइब्रेट करेगा तो कुछ इधर भी जाएगा, अरे बोलो, और ये कुछ इधर भी जाएगा ना बच्चों। यस, तो जितना मैक्सिमम इधर से इधर को जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है रेंज ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज द रेंज ऑफ वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन की रेंज है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी जितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो जो रेंज ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे तो ये लो मिलने वाले, मान लो यहां पे लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ा, समझा, तो अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों, रेंज ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। इधर जाएगा ये कांपता हुआ और इधर को जाएगा कांपता हुआ, समझ आया ना। अरे बोलो, तो दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो बच्चों, जो रेंज ऑफ वाइब्रेशन है, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने, ये क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। हाई टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो मैं कह सकता हूं एट द हाई टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई एंड एट द लो टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन इज लो। तो इंटेंसिटी भी बात कर लेंगे आप, और इंटेंसिटी अगर हाई है तो रेंज भी हाई होगी हमेशा। जब रेंज हाई होगी यानी ज्यादा कांप रहा होगा तभी कहेंगे इंटेंसिटी हाई है, समझ आया ना। तो इसका मतलब एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा टेम्परेचर को, द रेंज ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे लिख दो, रेंज ऑफ वाइब्रेशन इज लो यानी कम है, लेस। और एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर द रेंज ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, और इंटेंसिटी भी हाई होगी। रेंज हाई है तो इंटेंसिटी भी हाई कही जाएगी, राइट। बताए बच्चों, ये बात समझ आई है नहीं। यस, तो देखो अब होता क्या है। अब कंडक्शन पे चलते हैं। सर जी ये तो बेसिक फंडामेंटल हमने समझा है। तो दुनिया के जितने भी सॉलिड हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, बस सॉलिड होना चाहिए, भाड़ में जाए बे, जरूरी नहीं मेटल ही हो। जितने भी दुनिया के सॉलिड हैं, हर एक सॉलिड के पार्टिकल का टेम्परेचर कभी जीरो है ही नहीं है। टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट में बात करते हैं, केल्विन में, समझ आ ना। तो जब जीरो केल्विन नहीं है तो हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। यानी प्रकृति ने ऐसा डिजाइन किया हर एक मटेरियल को कि उस मटेरियल के छोटे से छोटे जितने भी पार्टिकल हैं, किसी भी पार्टिकल को शांति से कभी बैठने नहीं दिया कि बेटा रेस्ट में रहना। वो हमेशा कांप ही रहा है, वो हमेशा वाइब्रेट कर रहा है, उसमें हमेशा हलचल हो रही है, समझ आया नहीं। और यहीं से मैंने एक कॉन्सेप्ट रिलेट किया था थर्मोडायनेमिक्स का, प्रकृति का कुछ समझा था कि देखो यहीं से आप समझ सकते हो कि द एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड टेंड्स टू बी मैक्सिमम।
वर्ल्ड की एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम की तरफ बढ़ती है। समझ आ ना? तो प्रकृति ने खुद को ऐसा डिजाइन कर रखा है। समझ आ ना? खैर वो फिलोसफी थी, मैंने बहुत कुछ समझा था। ससुरो तुम तो एकदम भूल जाते हो, सत्यानाश हो जाता है तुम्हारा कतई है। कितना ही एडवांस लेवल पे जाके आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर लो कि जब आप कहीं इंट्रो में कोई डिस्कशन करने बैठे तो दूसरे की हवा गोल हो जाए कि डिप्लोमा तो है ही नहीं बेटा, झूठ बोल रहा है, डिग्री दिखा बस नहीं, यू आर नॉट डिप्लोमा। समझ आए नहीं? दूसरे बेइज्जती कराने पे लगे रहते हैं। बताइए यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए तो देखो बच्चों, अब हीट ट्रांसफर की कंडक्शन की क्या मैकेनिज्म है देखो। तो क्या है, अब यहां पे अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों, इस वाली लेयर के पास में यहां पर सबसे पहले हीट है और इस वाली लेयर तक पहुंच चुकी है 10 मिनट बाद, है या नहीं? कि इन्होंने पहुंचाई होगी, बीच में जो ये लेयर है इन्होंने पहुंचाई होगी या नहीं? तो पहुंचाने का तरीका क्या रहा था इन एटम्स का, सॉलिड मेटल के एटम्स का। तो देखो यहां पर था क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये वाली लेयर गर्म होगी, गर्म होने यानी टेम्परेचर का बढ़ना, है ना? तो सबसे पहले हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगी? ये वाली लेयर हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अरे बोलो। तो सबसे पहले जब ये वाली लेयर गर्म हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही पहले तो ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, अब ये ऐसे वाइब्रेट करेगी। जब ऐसे वाइब्रेट करेगी, समझा? तो चलो इधर कुछ नहीं, जब ये इधर को वाइब्रेट करेगी तो क्या इस वाली लेयर को इधर को पुश करेगी? जब इधर को पुश करेगी तो ये भी और ज्यादा हिलना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा हिलने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ जाना। तो जब ये ज्यादा वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब ये इधर वाली लेयर से टकराता है तो टक्कर के दौरान ये इसे भी और ज्यादा इंटेंसिटी से वाइब्रेट कर देता है। और ज्यादा इंटेंसिटी से वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो चुकी है। समझा? पुश कर रहा है, धक्का मार रहे एक तरीके से एक दूसरे को वाइब्रेशन के दौरान। तो जब इसकी वाइब्रेशन की रेंज बढ़ेगी, ये गर्म हो जाएगा, वाइब्रेशन की रेंज बढ़ेगी, तो हाई इंटेंसिटी से जब ये वाइब्रेट करेगा तो इस वाली लेयर को इधर को पुश करेगा या नहीं? तो जब पुश करेगा तो इसका मतलब है इस वाली लेयर ने कुछ ना कुछ हीट एनर्जी से ट्रांसफर कर दी है, अब इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर ये भी और ज्यादा हाई इंटेंसिटी से वाइब्रेशन करने लगेगा, वाइब्रेशन की रेंज इसकी भी बढ़ जाएगी, फिर इस वाली लेयर से एनर्जी इसे ट्रांसफर होगी, फिर इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर ये भी ज्यादा इंटेंसिटी से वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसे धक्का मारेगा इधर को, यानी इसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर अरे बोलो, फिर क्या ये भी ज्यादा वाइब्रेशन रेंज में ज्यादा वाइब्रेट करेगा, इसकी भी रेंज ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, तो हाई इंटेंस वाइब्रेट करेगा, तो इसे पुश करेगा, ये से पुश करेगा, ये से पुश करेगा, ये से पुश करेगा, ये से पुश करेगा, तो इसी तरीके से पुश होते होते यहां तक फाइनली एनर्जी आ जाएगी। तो थोड़े टाइम बाद ये वाली जो लेयर है भी आपको हॉट नजर आएगी। समझ आ ना? तो इसका मतलब यहां से एनर्जी इधर को ट्रांसफर हुई है। सर जी बताए बच्चों, कहानी क्लियर है या नहीं? चीजें विजुअलाइज हुई क्या हुआ है? यस, ये बिल्कुल हीट ट्रांसफर का ऐसा ही तरीका है। कैसा तरीका है अब देखो, समझ आ ना? यहां पर कहानी क्या है बच्चों, समझ आ ना? कि चलिए मैं मानता हूं यहां पे नया हाईलाइटर हो, देखो तो देखो यहां पर एग्जैक्टली आपको किस तरीके की पिक्चर दिखाई देगी यहां पे, है ना? कभी जब आप हाई स्कूल या इंटर में पढ़ने जाते थे, समझा, तो अगर आप गए हो, आपने वो माहौल देखा हो, तो आपको साइकिल मिल जाती थी, गांव के आसपास कॉलेज है तो पैदल ही भाग जाते थे आप, है नहीं? तो अगर मान लो 2, 3 या 4 किलोमीटर दूर अगर आपका कॉलेज है या आपका स्कूल है तो आपको साइकिल घर से मिलती थी, है ना? टूटी फूटी जैसी भी होती, सुधरवा के दे दी जाती थी, है या नहीं? और साइकिल से आप सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज वापस आना, यानी स्कूल में जाना और स्कूल में आना उसी के द्वारा होता था, है ना? कभी कभी साइकिल खराब होगी तो 2-4 दोस्त पैदल ही चल दिए, 3-4 किलोमीटर पैदल जाना और 3-4 किलोमीटर पैदल आना। उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब ट्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, शायद अब तो कोई ही बच्चा जाता हो। हमने बेसिकली इंटर तक पैदल ही काटा है, समझ आ ना? पैदल ही गए, पैदल ही आए, समझ आ ना? साइकिल तो 30 दिन में से मुश्किल से 10 दिन साइकिल से गए होंगे, नहीं तो मोस्टली पैदल, क्योंकि साइकिल भी तो घर में एक ही होती थी बे। किसी दिन कोई और लेके चला गया कि आज काम है पापा जी को, साइकिल छोड़ दो यहीं पे, तो पैदल अपना चल दी बस्ता उठा के, और क्या। अब बस्ता कहां होता था? 10वीं के बाद तो समझ आ ना, वीआईपी हो जाते हैं, बस्ता छूट जाता है, समझ आ ना? एक पॉलिथीन, उसके अंदर एक रफ कॉपी, और कभी कभी तो वो भी नहीं, वो भी बॉडी के अंदर ढक ली जाती थी, है या नहीं?
पता ही नहीं है, और जब चाह तब कॉलेज से निकलिए सेंसा की तरह, छोड़ कौन यार 2 घंटे छोड़ दो आज, चल दे कर यार, चलो है ये नहीं। यस, तो सर जी वही था। तो वहां पे क्या होता था कि मान लो साइकिल से आप गए तो सभी बच्चे साइकिल से आ रहे हैं, समझ आया ना। अब जब साइकिल से आते थे तो चपड़ासी होता था वो लाइन में साइकिल लगवाता था, है या नहीं। तो तुमने यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी, एक ने यहाँ पे कर दी, यहाँ मिला के खड़ी करते थे यूं। अरे समझ आया नहीं। यस, यहाँ पे ऐसे ऐसे साइकिलों का स्टैंड ये था सर जी, खड़ी कर दी जाती थी ऐसे। कम से कम 50-100 साइकिल एक स्टैंड में खड़ी हैं। अब बच्चे भी तो हजार होते थे कॉलेज में, 800-800 900 बच्चे थे यार। हम बलसगाज से पढ़े 11वीं 12वीं, समझ आ ना। हाँ ऑफकोर्स, बहुत 1000 से ऊपर तो बलसगाज में थे, समझ आ ना। तो वहां पे क्या सर जी, मान लो ये ऐसे स्टैंड में खड़ी हुई हैं। अब सर जी लफंडर भी बहुत होते हैं, समझा। वो जिंदगी ऐसी होती, ना सही का पता ना गलत का, समझ आ ना। टीनेजर चल रहा है, टीनेज में तो सर जी क्या कभी कभी बहुत मजा आता था कि कभी कभी अपना क्या है 1 नंबर या 2 नंबर आए क्लास से निकल के, और जहां ही स्टैंड खड़ी है उसके बराबर में आजू बाजू कहीं होता था 1-2 नंबर, जानते ना टॉयलेट वॉशरूम। अब वहीं पे अपना गए, देखा हाँ मेरी भी साइकिल खड़ी है, मान लो तुम्हारी साइकिल उसी स्टैंड में है। तो तुमने क्या आया, उन्हें जरा मजा लेंगे थोड़ा, देखना चपड़ासी तो नहीं है कि ना कोई नहीं है, घंटा चल रहा है आराम से, तुम बाहर 1-2 नंबर कर रहे हो। अब यहां से क्या हुआ कि तुम यहाँ पे खड़े हुए और यहां से सीधा 1 लात मारी पहली साइकिल में, समझ आ ना। और जैसे इस पहली साइकिल में लात मारी, समझ आ ना, ये वाली साइकिल इसके ऊपर टकराई, ये भी गिरी, फिर इससे टकराई, इसने इसको पुश किया, एक दूसरे के ऊपर गिरती हुई चली जाती है नहीं, समझ आ ना। अब किसी का पेंडल उसके स्पोक में, किसी के स्पोक के पेंडल में, ऐसे फंसी पड़ी रहती है सब साइकिल। जब छुट्टी होती है सर जी, समझ आ ना, किसी के बीच में ओ भाई यार उठाना नहीं, जरा इंतजार कर रहे हैं, कोई 5 निकाल रहे हैं बाहर, ऐसी सिचुएशन देखी है नहीं। अरे बोलो यस। तो यहां पर हुआ क्या, आपने एनर्जी पहली वाली साइकिल को दी थी, या सभी साइकिल में लात मारी है तुमने? नहीं, तुमने तो पहली साइकिल में लात मारी है, जो धक्का दिया, जो पुश है, पहली साइकिल को ही तो पुश किया लात से, पर तो ये पुश ट्रांसफर तो लास्ट तक हो गया। तो यहां पर जो पुश है, ये जो पुश है, यही तो ट्रांसफर हो रहा है आगे तक। अरे बोलो गधो। तो बस यहां भी वो सेम ही सीन है बेटा, यहां पर ये लेयर 1-2 पुश कर रही है, ऐसा मार के जैसे एनर्जी ने लात मार दी है यहां पे। बस यहां लात मारने आप नहीं, यहां लात मारने वाला जो आदमी है वो हीट एनर्जी है, समझ आ ना। ये अपने आप लात यहां तक नहीं, यहां तक फेंकेगा। अरे बोलो। और जब लात यहां के बजाय यहां तक फेंकेगा तो पुश दबा के लगेगा, और यही पुश ट्रांसफर हो जाएगा यहां से यहां तक। भाई इसी पुश को थोड़ा सा हम टेक्निकल लैंग्वेज के साथ में लिख देंगे, राइट। कि सबसे पहले हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में वाइब्रेट होने लगेगा, फिर ये ऐसे पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा। इसी तरीके से हाई टेम्परेचर से फाइनल लो टेम्परेचर तक हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। और इसी तरीके को, इसी मैकेनिज्म को कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहा जाता है। तो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर किस वजह से हो रहा है? वाइब्रेशन के द्वारा, समझा। इसमें क्या, वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और देखो मीडियम के अंदर जो लेयर जहां है वो लेयर वहीं का वहीं बैठी हुई है और वहीं के वहीं हिल रही है, परंतु अपनी परमानेंट पोजीशन को छोड़ नहीं रही है। तो मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वो फिक्स हैं, अपनी एवरेज पोजीशन को छोड़ नहीं रहे हैं। दे डू नॉट मूव इन द मीडियम, लिखा था या नहीं? तो क्या मीडियम के अंदर मूव कर रहे हैं लेयर कि यहां से यहां से यहां? नहीं, ऑन एन एवरेज अपनी एवरेज पोजीशन पे फिक्स हैं, बस वहीं के वहीं बैठ के अपनी चेयर पे बैठ के वाइब्रेट कर रहे हैं, पर तो चेयर छोड़ फुदक नहीं रहे हैं कि यहां से फुदक के उस चेयर पे आ गए, यहां से वहां, राइट। तो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, समझा। ऑन एन एवरेज उनकी पोजीशन कांस्टेंट है, फिक्स है। अरे बोलो, कंडक्शन की सबसे बड़ी आन बान शान और पहचान है, समझा, कि वाइब्रेशनल एनर्जी के थ्रू यहां पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट और रॉन्ग? तो द हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वाइब्रेशंस। अरे बोलो, थ्रू द वाइब्रेशन। बताए बच्चों, बात समझ आ रही है नहीं? चलिए, तो जो चीजें हमने यहां पे समझी हैं इन्हें हम देखते रहेंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर
conduction mode of heat transfer, the heat energy transfers from high temperature to low temperature ड्यू टू द, किसकी वजह से, ड्यू टू द वाइब्रेशंस, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस या एटॉमिक वाइब्रेशंस, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, और या फिर क्या कहें, एटॉमिक वाइब्रेशंस, और ड्यू टू द एटॉमिक वाइब्रेशंस, ड्यू टू द एटॉमिक, क्योंकि मेटल में तो मेनली एटम होते हैं ना, एटॉमिक वाइब्रेशंस। बताए बच्चों, बात समझ आई या नहीं? यस। तो सर जी ये नोट पॉइंट हमने यहां से देखा और आगे लिखते हैं। ये सब कंक्लूजन है कि कंडक्शन में हो क्या रहा है। बताए बात समझ आ रही है नहीं? तो देखो सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा सा एक समझा नहीं, यहां पर आपको क्लियर व्यू देता हूं मैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। तो देखो सबसे पहले तो चलो मान लेते हैं कि सपोज दैट ये वाली जो लेयर है, से मैंने ए मान लिया, इस वाली लेयर को मैंने बी मान लिया, समझा ना, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, इसे ई मान लिया, इसे एफ मान लिया। अरे बोलो, इसी तरीके से यहां पर आप जाएंगे और फाइनली बी तक पहुंच जाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो पहले सबसे पहले एनर्जी अवेलेबल कहां होगी, ए पे, और फाइनली कहां पे अवेलेबल हो जाएगी, बी पे। बीच वाले तो ऐसे रहेंगे ट्रांसफर करने में, लेने देने में। राइट? तो क्लियर व्यू क्या कि सबसे पहले लेयर ए है, यहां पे सबसे पहले लेयर ए होगी और यहां पर ये इस तरीके से कहानी होगी, इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, ये इस वाली को पुश करेगी, बी को। बताया बच्चों, ये से एनर्जी ट्रांसफर करेगी या नहीं? फिर इसकी वाइब्रेशन रेंज बढ़ जाएगी क्योंकि ये भी वाइब्रेट कर रही है। अरे बोलो, ये और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगी। इसके बाद फिर ये मान लो ए है, ये बी है, फिर क्या है, यहां से एनर्जी किससे ट्रांसफर होगी, जैसे साइकिल में धक्का लग रहा था ना, तो पुश ट्रांसफर होता जा रहा है, फिर ये सी ऐसे हो जाएगा, फिर ये डी को ट्रांसफर करेगी ऐसे, और ऐसे ही फाइनली चलते 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 कहां, फाइनली आप बी पे आ जाएंगे। सॉरी, ये बी सी डी नहीं है, राइट, बी ये है। तो ऐसे ही फाइनल ये बी तक आ जाएगी। ये क्या है, ये सी है, ये डी है, ई है, और ऐसे चलते बी पे आ जाएगी। बताइए ऐसे ही कहानी हो रही है नहीं? तो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। तो ए से लेके बी तक हीट एनर्जी, एच ई मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या एटॉमिक वाइब्रेशंस। बताए बच्चों, बात क्लियर है या नहीं? यस। तो देखो यहां पे आप देख रहे हैं कि इन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, द हीट ट्रांसफर in the medium the atoms or molecules do not move। क्या मूव कर रहे हैं, समझ, do not move, they remains at their own position। on मतलब अपनी, तो ये अपनी ही पोजीशन पे रिमेन्स रहते हैं। दे रिमेन्स एट दियर ऑन पोजीशन एंड वाइब्रेट तो ये अपनी पोजीशन पे रहते हैं और वहां पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ये मीडियम के अंदर मूव नहीं करते हैं। बताया बच्चों, वो पहले वाला सिस्टम पूरा फिक्स बैठा है या नहीं? अबे वहां क्या था गधो, वहां लड़के खड़े कर दिए थे बीच में, वो एनर्जी उसे पकड़ा रहा है, वो एनर्जी उसे पकड़ा रहा है, वो ईंट उसे पकड़ा रहा है। तो सिस्टम वही नहीं चल रहा है यहाँ भी। भट्टे से एनर्जी ली इस लेयर ने, इसे पकड़ा दी, उसने उसे पकड़ा दी, उसने उसे पकड़ा दी। तो यही तो काम चल रहा है ससुरो। तो एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक फिट बैठ रहा है या नहीं? यहाँ हीट ईंट थी, यहाँ पर हीट है, यहाँ पे लेयर ऐसे ही बच्चे हैं, लड़के हैं, और फाइनली ये घर है, यहाँ तक पहुँचानी है, तो ऐसे ही पहुँचा देंगे। राइट और रॉन्ग? चलिए सर जी, तो ये था यहाँ पर कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। बताए बच्चों, सभी स्टेटमेंट समझ आ रहे हैं? सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिख रहा है आपको?
यस, तो ये तो सॉलिड की बात थी बच्चों, ये किसकी बात थी? सॉलिड की बात थी, है ना। सॉलिड में हमेशा क्या होता है? कंडक्शन। सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं हो सकता, समझ आया ना। कंडक्शन किसी में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, समझा। तो एक चीज और ध्यान रखना, ये तो सॉलिड का आपने एग्जांपल लिया है, ये किसका एग्जांपल लिया है? सॉलिड का एग्जांपल लिया है। तो सॉलिड में कंडक्शन ही होता है, और सॉलिड में कंडक्शन की मैकेनिज्म क्या हो? पूरा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या एटॉमिक वाइब्रेशन है मेन मैकेनिज्म, और इसे हमने कंडक्शन बोल दिया है, समझ आया ना। तो देखो यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपके, जो कंडक्शन है, समझ आया ना, ये सॉलिड में तो होता ही होता है, खैर मेनली प्रीडोमिनेंटली यही होता है, सॉलिड में होता है, परंतु ये लिक्विड में भी होता है और ये गैस में भी हो सकता है, समझ आ रही? ये तीनों में देखने को मिलता है। तो मेजोरिटी में कहां मिलता है? सॉलिड में, या प्रीडोमिनेंटली कहां मिलता है? ये सॉलिड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉलिड है कंडक्शन के लिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर कंडक्शन ही देखने को मिलता है, और वो भी सॉलिड्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हो। किसी भी चीज को डिजाइन करेंगे तो आप सॉलिड से ही डिजाइन करते हो, चाहे जहाज बनाओ, समझा, बस बनाओ, ट्रक बनाओ, रेल बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, अरे बोलो, तो असली सॉलिड। और सॉलिड में क्या? लकड़ी का बनाते हो, बढ़ई बनने की तैयारी है क्या? वो भी कारीगर है, परंतु एक अलग चीज का कारीगर है, आप मेटल के कारीगर हैं, राइट और रॉन्ग। तो सॉलिड में भी मेनली किसे यूज करते हैं? मेटल, और मेटल्स में प्रीडोमिनेंटली होता क्या? कंडक्शन, समझ आ ना। पढ़ना में सब है, पर फिर भी कंडक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन चलेगा। बताए बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है? अब सॉलिड में कैसे कंडक्शन होगा सर जी, वो तो हम समझ गए। और तो लिक्विड का क्या जुगाड़ होगा सर जी? लिक्विड समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बात यह है कि अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर एटम कभी भी अपनी पोजीशन पे रहते ही नहीं है, वो तो अपनी पोजीशन को छोड़ के इधर उधर मूव करते रहते हैं, समझा। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम से टॉप पे, लेफ्ट से राइट पे इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, और जो भ्रमण करने की प्रक्रिया के जिधर मुंह उठाया उधर भाग लिए, यानी मोशन करते रहते हैं। और इस बदतमीज मोशन को टेक्निकल भाषा में रैंडम मोशन कहते हैं। तो लिक्विड हो या गैस, लिक्विड और गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते हैं, बल्कि जिस वॉल्यूम में रखा जाता है उसी वॉल्यूम के अंदर इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। यानी इनकी जो मोशन है वो बड़ी हाईली अनसिस्टमैटिक होती है, वो सिस्टमैटिक नहीं होते, कोई उधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है ऐसे ही, और ऐसी बदतमीज मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं टेक्निकल भाषा में, राइट। तो सर जी फिर वहां पे कैसे से फिट करोगे आप कंडक्शन को? ये तो गलत लिख दिया आपने, ऐसा लग रहा है हमें, क्यों? क्योंकि आपने तो यहां पे लिखा कि कंडक्शन के अंदर, समझा ना, कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन फिक्स रहते हैं, पर यहां तो मॉलिक्यूल फिक्स रहेंगे ही नहीं, वो तो भ्रमण करते रहते हैं, अपनी एवरेज पोजीशन को छोड़ते रहते हैं, तो फिर कंडक्शन क्यों कहा जा रहा है? तो देखो सर जी यहां पर बात ये थी कि यहां थी मजबूरी, रेडिएशन कह ना सके, कन्वेक्शन कह ना सके, तो इन्हें उठा के किस में डाल दिया कि कंडक्शन बोल दो, जो तरीका है या नहीं? तो बस वो है। तो मेनली जो कंडक्शन देखने को मिलता है वो सॉलिड में ही देखने को मिलता है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक देखने को मिलता है। लिक्विड और गैस में कंडक्शन कह दिया जाता है, जब कह दिया तो सर जी फिर पढ़ना भी पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि लिक्विड सॉलिड में कंडक्शन की वजह क्या है, क्योंकि सॉलिड में तो कंडक्शन की जो वजह है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, और इन्हीं वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, और इसी तरीके को कंडक्शन कहा गया है। अरे बोलो गधो, यस। अब मुद्दा यह है कि लिक्विड गैस में जब ऐसा नहीं होगा तो कंडक्शन तो यहां भी बोला जा रहा है, तो यहां पर कंडक्शन का जो तरीका है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ना होके कुछ और है। अरे समझ आ रहा है या नहीं? तो उसे हमें अलग से पढ़ना है। तो सॉलिड के अंदर कंडक्शन कैसे होता है, और मेनली सॉलिड के अंदर होता है, हमने देख लिया दुनिया का कोई भी सॉलिड हो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के द्वारा ही वहां पर हीट ट्रांसफर होती है, और मॉलिक्यूल अपनी एवरेज पोजीशन को सॉलिड में नहीं छोड़ते हैं, और वहीं रह के वाइब्रेट करके एक दूसरे को लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करते हैं, राइट और रॉन्ग। लिक्विड और गैस का आगे देखेंगे हम, राइट। तो देखो लिक्विड और गैस के कंडक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंडक्शन इज द लिक्विड एंड गैस, तो जब ये पढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों ये पढ़ाने में तभी मजा आएगा जब आप कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ चुके हों, समझा। कंडक्शन और कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब आपने सॉलिड के अंदर कंडक्शन होता है वो तो डिटेल में समझ लिया है। अब इसके बाद हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद रेडिएशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं हेडिंग डालूंगा कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैस, है या नहीं? फिर देखना सेकंड के अंदर तुम कहोगे कि हाँ सर जी ना तो कन्वेक्शन लग रहा है,
ना रेडिएशन लग रहा है, तो कहां डालोगे भी? कोई चौथा मोड डिसाइड करोगे क्या? ना चौथा नहीं, उठा के कंडक्शन में फेंक दिया जाएगा। समझ आया नहीं? यस। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कंडक्शन क्या वो यही है जो सॉलिड के रेस्पेक्ट में दी जाती है, जो हम बात कर रहे हैं। समझ आया ना? तो जैसे एसएससी जी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये बताओ कंडक्शन मोड में हीट का ट्रांसफर की मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन द कंडक्शन मोड? तो एबीसीडी में 4 आंसर होंगे, तो आंसर कौन सा सही था? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। यही तो मैकेनिज्म है, यही तो तरीका है। अरे समझ आया नहीं? यस। चलिए बच्चों, ये तो आपने देख लिया, पर तो कंडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। कंडक्शन के अंदर मुझे काफी हाईलाइट एरो, ये क्या है? हाईलाइट एरो, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आए? ये सेमेस्टर नहीं चलना है बे, को जो महाभारत लिखाऊंगा यहाँ पे मैं, यहाँ केवल समझा के की पॉइंट्स लिखेंगे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिखेंगे, या अर्जी फर्जी कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। समझ आया नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट देखो बच्चों बात, समझ आया ना? तो एक चीज आप ध्यान रखना, समझ आया ना? अब कंडक्शन की मेन कहानी चलेगी। तो देखो सर जी, होता क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जितने, ये पुश ही तो है, पुश, ये पुश जितना बढ़िया ट्रांसफर होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से हीट ट्रांसफर होगी। बात तो सर जी, जब कोई चीज ट्रांसफर होती है तो बीच में लॉस जरूर होता है। हमने ऐसा नहीं सोचा कि कभी 100% हीट ट्रांसफर हो जाए। कहीं भी अगर जहां भी मोशन है दुनिया में, चाहे किसी भी चीज की मोशन हो, जहां मोशन है वहां फ्रिक्शन है। अबे मोशन चाहे किसी चीज की, चाहे तुम मोशन कर लो, चाहे बाइक की मोशन करा दो, चाहे ट्रक की मोशन करा दो, किसी मास की मोशन करा दो, पैन की मोशन करा दो, अगर किसी भी चीज में मोशन होगी तो वहां पर विरोध, जो मोशन का विरोध जरूर होगा, यानी वहां फ्रिक्शन जरूर होगा, राइट? अब एक तो नहीं तो छोड़ो, जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है ना, फ्लो मतलब मोशन करना, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है तो वहां भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता है, विरोध आता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो का विरोध करता है। उस विरोध में कुछ एनर्जी नष्ट होती है, लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस होती है। अरे बोलो, तो ऐसे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी वायर के अंदर फ्लो करती है तो उसका वहां भी रेजिस्टेंस आता है। तो ऐसे ही जो हीट क्या है, ये थर्मल एनर्जी है। तो जब हीट एनर्जी किसी मीडियम के अंदर फ्लो करती है तो ये मॉलिक्यूल एक विरोध ऑफर करते हैं, उसी विरोध को आप थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, या कंडक्शन रेजिस्टेंस बोल देंगे, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्शन मोड की बात कर रहे हैं भी हम। अरे बोलो, चलिए खैर वहां तक भी बात पहुंचेगी, परंतु ये बताओ, ये वाइब्रेशन जितने बढ़िया ट्रांसफर होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये पार्टिकल एनर्जी कब बढ़िया ट्रांसफर कर पाएंगे वो देखो। तो अभी तो मैंने मेटल की बात की है, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, समझा? नॉन मेटल मतलब कोई और है, परंतु तरीका तो वहां भी ये रहेगा। सॉलिड तो कोई सा भी हो, तरीका ये रहने वाला है। अरे समझ आया नहीं? चले, तो देखो सर जी, जनरली अगर आप बात करें तो मान लो सपोज दैट ये कोई एक रोड है, और जो ये रोड है ये नॉन मेटल की बनी हुई है। क्या? नॉन मेटल की बनी हुई है। अरे समझ आया नहीं? ये नॉन मेटल की बनी हुई है। अब मैं हीट कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, और कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे ही आगे चल के हम थर्मल कंडक्टिविटी बोल देंगे। कंडक्शन से बना है कंडक्टिविटी। अरे बोलो, हीट ट्रांसफर करने की जो ताकत है मटेरियल की उसे क्या बोल देंगे हम? थर्मल कंडक्टिविटी। अब किसी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग है, कोई मटेरियल ज्यादा तेजी से हीट को कंडक्ट कर देता है, कोई स्लोली कंडक्ट कर रहा है। तो जो ज्यादा तेजी से कंडक्ट कर रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, चालकता ज्यादा कही जाएगी, और जो स्लोली कंडक्ट कर रहा है, हीट ट्रांसफर बहुत धीरे धीरे कर रहा है, उसके बोल देंगे थर्मल कंडक्टिविटी कम कही जाएगी। तो हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी है किसी भी सॉलिड की या किसी भी मटेरियल की, उसे क्या बोल दिया जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी। आगे चल के इसमें और टेक्निकली डिफाइन करूंगा। अरे समझ आया ना? चलिए, तो यार मान लो नॉन मेटल। अब देखो, जो नॉन मेटल है वो जानते हो कि ज्यादातर क्रिस्टलाइन नहीं होते, वो ज्यादातर क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, वो एमोर्फस होते हैं। एमोर्फस का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर एटम सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते, अनसट भरे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एमोर्फस। राइट और रॉन्ग? जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, समझा ना, तो भुट्टा तो आपने खाया ही होगा, कॉर्न का। अरे बोलो, तो उसमें जितने भी दाने होते हैं वो सब क्या होते हैं? रैंडम या लाइन से? सिस्टमैटिक होते हैं, लाइन से बैठे रहते हैं।
बाजरे का भुट्टा कभी देखा तुमने? अरे बोलो, बाजरे के बारीक बारीक दाने होते हैं, समझ आ ना, देखना कभी ऐसे बिल्कुल भुट्टा ऐसे ही होता है, बस मक्की के दाने की जगह वहां पे बाजरे का दाना होता है छोटा छोटा, वहां तो उसकी कभी भी लाइन नहीं होती, रैंडम तरीके से आता है ऊपर, तो उसे एमोर्फस कहा जाएगा। चुलाई का लड्डू खाया है? बारीक बारीक दाने लाइन लगा के बैठे रहते हैं, तो क्या एमोर्फस है। तो ऐसे ही जो नॉन मेटल्स है ज्यादातर, समझा, उनके अंदर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, वो अनसिस्टमैटिक तरीके से बैठे रहते हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से बैठे नहीं रहते, इसलिए उनको एमोर्फस कहा जाता है, क्रिस्टलाइन नहीं कहा जाता। अरे बोलो गधो। और जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्रिस्टलाइन है, तो एटम सिस्टमैटिक ढंग से बैठे रहते हैं। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ तो रैंडम बैठे होंगे, रैंडमली बैठे होंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे दिखाऊंगा मैं, ये भी बल्कि यार सिस्टमैटिक लग रहा है मुझे, ऐसे ऐसे बना दो भाई। अरे समझ आ रहा है नहीं, मतलब इमेजिन कर पा रहे हैं यार आप? हाँ, एटम इस तरीके से बैठे हुए अंदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, ताकत इनकी बढ़िया है, बस ये नॉन मेटल है। अरे बोलो, चलिए, तो ये स्टोरी है सर जी। तो अगर ये नॉन मेटल है और यहां पर आप इन्हें समझा, यहां पर अगर हीट अवेलेबल कराएंगे तो गारंटी है यहां तक हीट पहुंचेगी। अरे बोलो, यहां तक हीट पहुंचेगी या नहीं? तो मीडियम के अंदर हीट तो ट्रांसफर होगी, इधर से इधर, यहां से यहां तक हीट तो ट्रांसफर होगी, वाइब्रेशन के थ्रू ही होगी, समझ आ ना। और पुश, जो यहाँ पे पुश करेगा एक एटम, इन ये वाला एटम जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम होगा वो इधर पुश करेगा, वो फिर आगे पुश करेंगे, ऐसे ही पुश होते चले जाएंगे, होते रैंडम पुशिंग होगी, समझ आना। चलो अब जरा एक बार बताना, समझ आना। जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया था साइकिल वाला, अरे बोलो, तो जो साइकिल वाला एग्जांपल लिया था उनमें साइकिल सिस्टमैटिकली ऐसे खड़ी हुई थी सब, समझ आना, यहां खड़ी हुई थी। जब यहां से लात मारी तो लास्ट वाली साइकिल भी गिर चुकी थी, यानी जो पुश है वो काफी अच्छे से ट्रांसफर हुआ और लास्ट तक गया। साइकिल बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में खड़ी हुई है, और तो मैं गारंटी दे रहा हूं, इन साइकिलों को थोड़ा सा, कोई साइकिल आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, ऐसे खड़े करना, समझ आया। तुम यहां से लात मारना, बीच में कोई साइकिल उलझ जाएंगे, एक दूसरे में कोई दो, और आगे तक पुश ट्रांसफर होगा ही नहीं, चांस कम हो जाएंगे। इसका मतलब जो लाइन लगी हुई थी वो पहले ज्यादा सिस्टमैटिक थी और अब क्या हो चुकी है, रैंडम, कोई थोड़ा सा आगे कोई पीछे, कोई थोड़ा आगे कोई पीछे। अरे बोलो, तो बीच में गारंटी अब चांस कम हो गया कि अगर यहां से लात मारोगे हो सकता है यहीं उलझ जाए साइकिल एक दूसरे में। अरे बोलो, और लास्ट तक जो पुश है वो ट्रांसफर हो ही ना। तो बताओ अब क्या होगा, अब जो रैंडम वाली लाइन है क्या कहोगे, इसको पुश ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कम हो चुकी है। अरे बोलो पागलो, टेक्निकल भाषा तुम्हारे खोपड़े में ना घुसेगी भी, प्रोफेशनल लैंग्वेज तो पढ़ लो किताब जाके, समझ आ रही है, पल्ले पढ़ रही है, समझ आ रही है नहीं? तो ये जो पुश है ये तरीके से लास्ट तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अगर स्ट्रक्चर रैंडम है, लाइन रैंडम है, समझ आ ना। तो हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कम हो गया, ज्यादा कम हो जाएगी सर जी, दूर तक भेज ही नहीं पा रही है हीट, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो अब ये बताओ यार, अगर ये नॉन मेटल है तो यहां तो एटम सिस्टमेटिक है ही नहीं है, तो पुश ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर मान लो कुछ हीट तुमने यहां से भेजी है तो वो एनर्जी बीच में ही कहीं खत्म हो जाएगी, हो सकता है लास्ट तक उसका असर जाए भी ना, ठंडा पड़ा ये वाला एंड, समझ आ ना, बस यहीं तक ही गर्माहट से मिल रही है, आगे ठंडा पड़ा। इसका मतलब जो ये एटम है इनके हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कम है, राइट और रॉन्ग? और हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी को क्या बोल दिया गया है, थर्मल कंडक्टिविटी बोल दिया जाएगा। इसे टेक्निकली डिफाइन करूंगा मैं, पर तो तुम्हारे खोपड़े में आने वाली नहीं है, उससे फिजिकल मतलब पता नहीं चलता है। इनका फिजिकल मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है। अरे समझ आ ना, अगर कोई भी सॉलिड ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर कर दे रहा है तो क्या कहेंगे कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, और स्लोली कर रहा है तो कहेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है या नहीं? और इत्तेफाक से जो मेटल है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलते, और जो पुश है वो उतना बढ़िया से ट्रांसफर नहीं होता है, लॉसेस ज्यादा होने लगते हैं। कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो लॉस ज्यादा, जैसे फ्रिक्शन ज्यादा तो लॉस ज्यादा,
अरे बोलो बच्चों, समझ आया नहीं? यस, तो एक ये भी चीज आपको समझ आई होगी। तो यहां पर क्या है, हीट ट्रांसफर की कैपेसिटी जो है थोड़ा कम हो जाएगी नॉन मेटल में। अरे बोलो। चलिए अब सर जी एक चीज आप और देखना है यहां पे, समझा ना? चलिए ये तो आपने देख लिया, परंतु एक छोटी सी कहानी अभी छिपी हुई है यहां पर कंडक्शन में। वो कहानी क्या छिपी हुई है, देखो कि यहां पर जो एटम है एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ आना, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू, राइट? परंतु यहां पर एक छोटी सी कहानी को छिपी हुई है। ये मॉलिक्यूल, ये एटम तो हीट ट्रांसफर कर ही रहे हैं, परंतु मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। हट सोच रहे, ऐसा कौन सा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन ना होते? इलेक्ट्रॉन सब में पाए जाते हैं, परंतु मेटल उसे ही कहा जाता है इसमें फ्री वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोई भी एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हो, है? अब समझ आया ना? तो मेटल उसे कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है कि नहीं? गलत है, वो तो सबके अंदर, फिर तो सभी को मेटल बोल दो आप, फिर तो लिक्विड भी मेटल है। तो उस सॉलिड को मेटल कहा जाता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और मेटल के अंदर भरपूर भर भर के दबा के अरबों खरबों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझा ना? तो होता क्या है, देखो अब कहानी क्या है सर जी। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन सॉलिड में या मेटल में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू तो हीट ट्रांसफर होती ही होती है, परंतु जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके थ्रू भी हीट ट्रांसफर होती है। और सच बताया जाए तो 70% हीट ट्रांसफर फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है मेटल में। यहां से अगर यहां पे जितनी भी हीट ट्रांसफर हुई है वो उनमें 70% फ्री इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर की है, 30% हिस्सेदारी है केवल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की। समझ आ? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, समझ आ ना? एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं हीट ट्रांसफर में मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। 70% हिस्सेदारी अबे है या नहीं? इसलिए मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 70% ज्यादा हीट ट्रांसफर कर देगी। अरे बोलो यस। तो सर जी ये कहानी है, ये छिपी हुई थी, बस यही बताना जरूरी था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए तो देखो बच्चों, समझ आया ना? अब यहां पे आ जाए आप। अगर ये नॉन मेटल है तो कोई भी अगर नॉन मेटल है तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन आई नहीं है, तो गारंटी के साथ में उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कमी रहनी है, क्योंकि हीट ट्रांसफर केवल 30% ही हो पाएगी वहां पे। सच बताऊं तो 30% भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी ढंग के नहीं है, क्योंकि एमॉर्फस स्ट्रक्चर हो जाता है ज्यादातर नॉन मेटल। सभी का नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ नॉन मेटल ऐसी हैं जो क्रिस्टलाइन है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्रिस्टलाइन है। तो इक्का दुक्का होने हो क्या जाता है, बात तो ऐसा पूरी दुनिया ऐसी हो, अपवाद को थोड़ा ही काउंट करते हैं यार हम। अरे बोलो यस। तो अपवाद तो अलग से पढ़ा जाता है, उन्हें काउंट नहीं किया करते। बताया बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं? चले बच्चों, तो असर का मतलब सर जी यहां से ध्यान रखना है कि इन द मेटल्स समझा 30% हीट ट्रांसफर होता है। किस लिए? क्या? ड्यू टू किसके? ड्यू टू मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वाइब्रेशन कहें आप, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ये पूरा काम लैबोरेटरी में हो रहा है बेटा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन कहां दी गई? लैबोरेटरी में रिसर्च करके, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। और बताओ 70% जो हीट ट्रांसफर होता है किस वजह से होता है मेटल्स में? ड्यू टू मतलब के कारण, किस कारण? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और सर जी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के पाए जाते हैं, इसलिए बड़ी जबरदस्त थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल की। फर्नेस में ये वाला ऐसा डालो, ये वाला ऐसा तुरंत ही गर्म हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। अरे है या नहीं? या इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है मेटल के अंदर कंडक्शन के थ्रू। या हीट ट्रांसफर कहें, हीट कंडक्शन कहें। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है चालन करना, चलना। तो हीट कंडक्शन, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर हीट कंडक्शन, इसका मतलब हीट ट्रांसफर भी हो रहा है और कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, सब पता चल जाएगा। तो हीट कंडक्शन, हीट कन्वेक्शन और हीट रेडिएशन,
ये सब हीट ट्रांसफर के तो तरीके हैं। चलिए तो देखो सर जी, हीट को ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी होती है देसी भाषा में, उसे ही टेक्निकल भाषा में क्या बोल दिया जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोल दिया जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। और इसे कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसका? के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो जिस भी सॉलिड की हीट को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ज्यादा है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा कही जाएगी। तो असली जो मेटल्स हैं, समझान, मेटल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है क्या? के, वो क्या होती है? हाई होती है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां पे जो हीट ट्रांसफर होती है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू तो होती ही होती है, परंतु फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी होती है। अब नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन आयन, तो वहां तो जितने भी हीट ट्रांसफर केवल और केवल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू ही होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी नहीं। तो वहां 70% कमी आएगी, कम से कम भी, बल्कि इससे ज्यादा आएगी। समझ? तो मेटल के सामने थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल खत्म होती है नॉन मेटल्स की। समझ आए नहीं? तो सर जी इसका मतलब मेटल ने बेइज्जती कर डाली नॉन मेटल की, धज्जियां उड़ा रखी है, नॉन मेटल रोती घूम रही है। यार बताओ, हम भी तो दुनिया में भगवान ने जन्म दिया, अब हमारे अंदर ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है तो ये मेटल इतराती क्या है इतनी? अरे है या नहीं? क्या करे भैया, जहां भी रहते हैं वहीं इंसल्ट करके चल देती है, खत्म है, तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। भगवान ने केवल फ्री इलेक्ट्रॉन तो दिए नहीं, केवल मॉलिक्यूल दिए, वो भी जंड, वो भी अमॉर्फस। अरे बोलो, तो नाइंसाफी खैर तकड़ी कर रखी है भगवान ने भी। अरे भगवान जी, कम से कम अगर इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कम से कम सिस्टमैटिक दे देते। नहीं समझ आ रहे? क्लियर आया नहीं? तो नाइंसाफी भगवान ने कर रखी है। अभी हमें क्या गुस्सा होना? हमने नॉन मैटर, देखो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझा? हम तो केवल स्टडी कर रहे हैं। समझा ना? हमसे अरदास मत लगाओ कि सर जी साइंस पढ़ रखी तुमने, बढ़ा दो हमारी। अरे भैया कहां से बढ़ा दें हम? समझा? हम केवल पढ़ रहे हैं, बढ़ाने का इलाज हमारे पास भी नहीं है। समझ आया नहीं? चले तो वो कहानी। तो सर जी यहां से इसलिए कह सकते हैं, तो जो नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मेटल्स में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो दो वजह से होती है। एक तो मॉलिक्यूलर, शॉर्ट में लिख दिया, वाइब्रेशंस की वजह से, और दूसरा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अरे बोलो, तो मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी दो वजह हैं, इसलिए तो तगड़ी मिलती है। दो वजह भाई, दो आदमी सपोर्ट कर रहे हैं यहां थर्मल कंडक्टिविटी को, इसलिए जो के है वो क्या मिलेगा? हाई मिलेगा मेटल्स में। समझ आया ना? परंतु सर जी अगर नॉन मेटल की बात करें, कभी इन गरीबों की भी बात कर लिया करो, तो नॉन मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी के, उसके पास केवल एक ही कारण है, वो के केवल एक ही वजह से है। किस वजह से? ड्यू टू क्या? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। शॉर्ट में लिख दिया। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहां पर के क्या मिलता है? इसका लो मिलता है। समझ? अरे समझ आया नहीं? प्लीज कीप क्वाइट। यहां पर ये लो मिलेगा, इसका मतलब कह सकते हैं आप कि के ऑफ द मेटल्स इज ग्रेटर देन के ऑफ द नॉन मेटल। बताया बच्चों? समझ आया नहीं? चले सर जी, खैर इतना ज्यादा तो मत चिल्लाओ, कम से कम नॉन मेटल कितनी ज्यादा आप भी बेइज्जती करने पे तुले हैं। हमने कहा बच्चों यार ऐसा मत बोलो, हम तो पढ़ा रहे हैं, बस तेज आवाज है तो बताओ क्या करें। हमारा किसी की बेइज्जती करने का कोई मोटो नहीं, हम उतना ही सम्मान करते हैं, चाहे वो मेटल हो या लकड़ी हो, है या नहीं? हमारे लिए तो सब जरूरी है ना, मेटल भी और नॉन मेटल भी। चलिए सर जी ठीक है, कोई बात नहीं है। अब सर जी यहां पर क्या है, नॉन मेटल बेचारी मायूस होकर घूम रही थी जहां भी, क्योंकि मेटल का बोलबाला दुनिया में हो रहा था, लोग मेटल के गुणगान गा रहे थे कि ताकत भी ज्यादा, वो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है यार। अब भगवान ने ताकत भी कम दी और साथ में थर्मल कंडक्टिविटी कम दे दी है।
और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रैंडम दे दिया। मैं चारों तरफ से नाइंसाफी हुई है इनके साथ। अरे बोलो, इसलिए जहां भी जाते हैं बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या चढ़ा हुआ है? बोलो गधो, दूसरों कोई बुत थोड़ा ही तुम्हें ये देखने या कि तमाशा देखने आए हो यहाँ पे कि मेरी मर्जी, मुझे मजा आ रहा है तो हंसूंगा, नहीं आ रहा तो नहीं हंसूंगा। यहां पढ़ने आए हो तो इंटरेक्ट करो थोड़ा, समझ आया ना? भाई जब फिल्म देखते तो वहां दिमाग पे थोड़ा ही जोर डाल जाता कि जब ना समझ नहीं है मुझे पिक्चर, ये मजा आना चाहिए। यहां तो फोकस कर सकते हैं ना, यहां तो इंटेंशन नहीं, नहीं बेटा समझ आना ही चाहिए, है या नहीं? तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन दो, बताए समझ आया ना? तो सर जितने भी नॉन मेटल्स हैं, समझ आया ना, सब की बहुत बेइज्जती हो रही है सर जी, क्योंकि हर बंदे के दिमाग में क्या चढ़ी हुई है? मेटल। क्योंकि सब कुछ बढ़िया, स्ट्रक्चर भी सिस्टमैटिक, क्रिस्टलाइन, फ्री इलेक्ट्रॉन, भयंकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और भयंकर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी तो बेहतरीन है, ये साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेहतरीन है। पर चलो हमें बात नहीं करनी है उसकी, इलेक्ट्रिक इंजन थोड़ा ही हम, तो हमें तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात करनी है? केवल थर्मल कंडक्टिविटी की, तो वो तो बढ़िया है। तो सर जी बिल्कुल कतई दिल चुम ले गई मेटल। अरे है या नहीं? और नॉन मेटल की कोई जगह तुम्हारे दिल में नहीं रही। दिल में कौन बस चुकी है? मेटल, है या नहीं? हाँ बट दिल में तो वही बसते हैं जिसके अंदर बहुत क्वालिटीज हों। अरे है या नहीं? समझ आ रहे हैं नहीं? तो यहां भी तुम्हारे दिल में कौन बसा है? मेटल, क्योंकि क्वालिटी भरी पड़ी है। समझ आ? इसलिए सर जी नॉन मेटल की जब समझ आ ना ज्यादा बेइज्जती हो रही है तो गारंटी बेटा एक दिन इन्हें बोला कि इतना गुरूर मत करो। समझ आ ना? ठीक है कोई है, परंतु हम में भी किसी दिन कोई ऐसा पैदा होगा जो इतिहास पलट देगा और ऐसा चमाट जड़ेगा थोपड़े पे, दूर दूर तक नजर ना होगे। मेटल ने कहा कि छोड़, ये तो बेवकूफ है, इन्होंने कभी बराबरी की है हमारी, चलने दो ऐसे ही। गुरूर में घूम रही है भैया मेटल, क्योंकि एक भी मेटल ऐसा नहीं है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुमान है ना, क्योंकि 70% कंडक्टिविटी उसी की वजह से है। समझ आ ना? तो सर जी समय है, बदलता जरूर है। तो नॉन मेटल चल रही थी और मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी, अगर मैं आपको वैल्यू की बात बताऊं तो जो मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, समझ आ ना, तो 300 350, कॉपर वॉपर की 410 450, यानी 400 450 तो मैक्सिमम है। समझा? किसी की 150 है मेटल की, किसी की 250 है, किसी की 300 है, किसी की 350 है, किसी की 400 है, 450 मैक्सिमम। इससे ऊपर तो कोई मेटल जाता ही नहीं। 400 450 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। अरे समझ आ ना? कुछ ही एक दो मेटल है जो 400 450 टच करती हैं, नहीं तो इससे नीचे रहती हैं। अरे समझ आ ना? यस, परंतु चार और इनकी 1 2 2.5 है ना, पॉइंट समथिंग। अरे बोलो, तो सर जी कतई सत्यानाश पिट रहे हैं। तो मतलब यहां सैकड़े में तो है, कहां 400 450, कहां 10-20 पैसे। अरे बोलो, तो हाँ सर जी ऐसी कहानी। परंतु बच्चों एक दिन समय बदला और एक ऐसी नॉन मेटल पैदा हुई जिसने सभी मेटल के मुंह पे तमाचा जड़ दिया और मायूसी छा गई सभी मेटल के खानदान में। अब मेटल खानदान में कौन है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, समझा ना, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, समझ, टाइटेनियम है। अरे है ये नहीं? ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो पूरा खानदान मायूस पड़ गया। और नॉन मेटल में प्यारे बच्चों वो पैदा कौन हुआ था? डायमंड। डायमंड भले ही नॉन मेटल हो पर थर्मल कंडक्टिविटी 2300 यानी 2300। अबे कहां पे 100 150 200 मेटल पे? मेटल तो 150 200 में इतना गुमान से भरी हुई थी, यहां तो 2000 क्रॉस कर गई 2300 होती है। अरे है ये नहीं? तो डायमंड भले ही नॉन मेटल हो पर तो थर्मल कंडक्टिविटी में तो छक्के छुड़ा रखे हैं सभी मेटल के। अब भैया इस दिन मेटल को बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। मैं सोच रहा हूं इतने में गुमान कर रहे तो फिर तो मतलब इस पूरी प्रजाति का बदला के लेने ले लिया।
क्यों तुम सब मिल के आ जाओ, तुम सबका मिला के इतना अकेले का है, अरे है या नहीं? तो सर जी यहाँ से क्या, अब देखो सर जी कहानी चलती रही, डायमंड का चमाटा लगा हुआ था, तो खैर थोड़ा बोलना बंद किया उन्होंने, बदलाव आया, हाथ तो मिलाने लगे और ठीक है नॉन मेटल बढ़िया, अरे है या नहीं? मगर रेस्पेक्ट देना थोड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि इनके खानदान में भी एक बंदा ऐसा पैदा हो गया जो इनके नाम को रोशन कर गया। अरे बोलो यस, तो पूरे खानदान की इज्जत बढ़ गई। समझ आया नहीं? चलते रहे, पर तो सर जी दिल में तो झटका लगाई है, वो तो दिल में गर्मी है ही है। अरे समझा ना, भले हो कि हाथ वैसे मिला रहे हैं, और क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है और बढ़िया सब ठीक है। अब बराबरी करने लगे ना ये, अब हाथ मिलाना चालू कर दिया, नहीं तो देखते भी नहीं थे। समझ आया ना? चलिए सर जी कोई नहीं, परंतु जितनी मेटल है बच्चों दिल में तो लगी हुई है। अब इनमें भी एक ऐसा आदमी था, उसके दिल में तो भले ही वो आर्टिफिशियल बना बैठा हाथ मिलाता है, परंतु दिल में आग लगी हुई है कि ससुरा इस बेइज्जती का बदला जरूर लेना है। इतना जोर से थप्पड़ मारा यार, वाकई पूरा खानदान की इज्जत धरती में मट्टी पलीत हो गई है नहीं? तो भैया साल 2 साल 4 साल गुजरे, और एक दिन उस बंदे के सीने की आग समझा ना रंग ला गई। बंदा कौन सा था? मेटल के खानदान में कौन सा था? कॉपर। एक दिन कॉपर हिमालय पर्वत घूमने चला गया। कितना? हिमालय पर्वत। और हिमालय का टेम्परेचर जानते हो बहुत ही कम है, तो जब कॉपर घूमने गया तो उसका टेम्परेचर भी लो हो गया, और ऐसी जगह पहुंच गया जहां का टेम्परेचर वाकई बहुत कम था, और इसका टेम्परेचर घट घट के 20 केल्विन हो गया। K4 केल्विन, 20 केल्विन टेम्परेचर जब कॉपर का हुआ, तो 20 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 20,000 हो गई। कितना? 20,000। कहां 2300 और कहां 20,000। उस टाइम पे फिर उन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया, फिर प्रचार करना चालू, और डायमंड भी कहीं कोने में जाके छिप गया कि भैया अब सही नहीं है। समझ आना? तो ऐसे से ये चलता रहता है यार, है ना? ऐसा चलता रहता, कभी वो अप कभी नीचे, तो समय बदलता रहता है, अप एंड डाउन जिंदगी में आते रहते हैं, है या नहीं? तो ऐसा ही कुछ यहां पे चला। तो डायमंड ने नाम रोशन किया नॉन मेटल का, और उसके बाद बदला लिया कॉपर ने। स्टोरी समझ आई? 20 केल्विन टेम्परेचर पे ही कॉपर सुपर डुपर कंडक्टर, बट कंडक्टर नहीं, सुपर डुपर कंडक्टर हो जाता है, धड़ाधड़ ही ट्रांसफर करता है या नहीं? कहां 2300 और कहां 20,000। समझ आया नहीं? ऐसा हो जाता है सब। इसलिए ध्यान रखना, वो तुमसे पूछेगा कि 20 केल्विन पे कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो वेरी वेरी हाई। समझा? 20,000। समझा? नॉन मेटल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर होगा डायमंड। कंफ्यूज कहां करेगा? बोलेगा बता विच मटेरियल हैविंग द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन ए में देगा समझा एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में देगा रबर, ऑप्शन डी में देगा प्लास्टिक, ऑप्शन डी में देगा डायमंड। बच्चा सोचेगा ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। समझा ना? तो सबसे ज्यादा किसकी होते हैं? मेटल की। तो एल्यूमिनियम हिट करके चलाएगा, पता नहीं बता के भले ये मेटल हो, डायमंड भले ही नॉन मेटल हो, सबसे ज्यादा इन चारों में इसी की होने वाली है। अरे बोलो हाँ जी सर जी। तो डायमंड हैविंग द समझा ना मोर थर्मल कंडक्टिविटी, मोर थर्मल कंडक्टिविटी, अरे बोलो देन द नॉन मेटल, देन द मेटल। मेटल से ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रखता है नॉर्मली। अगर अपवाद छोड़े, अपवाद क्या है? कॉपर। तो सर जी हिमालय पर्वत जाके तपस्या करनी पड़ी, तब जाके 20,000 हुई, यानी टेम्परेचर अपना बहुत घटाना पड़ा उसे, तब जाके कंडक्टिविटी बढ़ी और 20,000 को टच हुई। समझ आ ना? अब देखो सर जी एक बात और भी है। अब ऐसा नहीं कि मान लो एक बंदे ने तपस्या की, काफी घोर तपस्या की, उसे भगवान शंकर ने दर्शन दिए और वरदान दिया। अब ये थोड़ा कि अगर दूसरा बंदा भी घोर तपस्या करने लगे तो उसे भगवान दर्शन देंगे, जरूरी थोड़ा ही है कि दिल में दगा और तपस्या चल रही है तो भगवान थोड़ा ही दर्शन देने वाले हैं।
तो ऐसा भी नहीं करेंगे घोर तपस्या जो कॉपर ने किया अगर कोई भी कर ले तो अमर हो जाएगा, 20,000 टच कर देगा, नहीं। एल्यूमिनियम भी अगर 20 केल्विन तक अपना टेम्परेचर ले जाए तो भगवान दर्शन देने वाले नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी कोई खास बढ़ने वाली नहीं है। अरे समझ आया ना, कॉपर ही स्पेशल है जो इतनी खतरनाक थर्मल कंडक्टिविटी तपस्या के बाद में, बड़े लो टेम्परेचर पे तपस्या करने के बाद में बढ़ जाती है। अब 20 केल्विन 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 20 केल्विन है, बहुत लो टेम्परेचर है। इतना लो टेम्परेचर तो खाम का एटमॉस्फेयर में मिलता भी नहीं है कहीं। क्या करेंगे, मजा ले पाओगे इसका कभी तुम? नहीं। ये तपस्या तो केवल बदला लेने के लिए थी खानदान का। अरे बोलो, जो कॉपर साहब ने की। अरे समझ आया नहीं? हाँ जी, तो क्या हुआ बच्चों, कॉपर साहब हिमालय पर्वत गए, वहां ने ठंड लगी, चाय का कप पिया, है नहीं, तपस्या में लगे, टेम्परेचर 20 केल्विन तक आ ही गया था, और चाय का कप मार के तपस्या की और सीधा 20,000 हो गया। समझ आ रहा है नहीं? चलिए, ससुर पवे की ज्यादा बात मत किया करो, है या नहीं? लोग वीडियो में तुम्हें नहीं देखेंगे, हमें देखेंगे। भैया मास्टर कमाल है, ये लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बताए बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आ रही है? अरे बोलो। तो ये पूरी स्टोरी थी डियर, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच की, राइट और रॉन्ग? अब समझ आना। तो डायमंड यहाँ पे एक अपवाद है, इसे ध्यान रखना। जा कॉपर तो आज तक वैसे आया नहीं कभी, पर पूछ ले तो ध्यान रखना फिर भी। तो डायमंड की ज्यादा होती है, भले ही नॉन मेटल हो। अब सर जी रीजन क्या है ये तो बता दो, कारण क्या है सर जी? नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसके तो केवल 30% होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 70% और कम होनी चाहिए थी, इसके तो हजारों % और ज्यादा हो गई। कारण क्या हुआ? अरे बोलो, बात समझ आ रही ना करो? यस। तो सर जी देखो कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सर जी डायमंड के पीछे का कारण क्या है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी का। समझ आया ना? जो कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड बहुत हाई होती है, वेरी हाई, मेटल के सापेक्ष अगर देखो तो इसका कारण क्या है? तो देखो बच्चों, कारण क्या है कि अगर मान लो डायमंड की ये रोड ले ली तुमने, तो डायमंड के अंदर जो एटम है ना, वो बहुत ही जबरदस्त लाइन लगा के बैठे रहते हैं, हाईली क्रिस्टलाइन। मेटल भी क्रिस्टलाइन है, पर उससे भी ज्यादा हाईली सिस्टमैटिक क्रिस्टलाइन डायमंड होता है, राइट और रॉन्ग? चल अभी बता रहा हूं मैं आपको, समझ आ ना? सुसरो फील करा के पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, समझ आ ना? दिल में उतार के, है या नहीं? चलिए, प्यार सा हो जाएगा तुम्हें एटम और मॉलिक्यूल से, है या नहीं? चले, तो देखो अब जस्ट इमेजिन करना कि मान लो ये कोई यहां पर टेबल है, समझ आ, और इस टेबल के ऊपर क्रिकेट की बॉल रखी है, समझ आ रहा? इसके सामने क्रिकेट की बॉल और रख दी आपने, समझ आ ना? इस बॉल का सेंटर ये है, इस बॉल का सेंटर ये है। तो देखो, अगर आप थोड़ा इमेजिन करना, अगर बॉल यहां पे रखी, यहां रखी है, इस बॉल को अगर तुम यूं टकराओगे तो बस सेंटर एक ही लाइन में है दोनों का, अगर एक ही लाइन में सेंटर है, अगर सेंटर से सेंटर यूं टकराया तो पुश ज्यादा अच्छा होगा, धक्का ज्यादा अच्छा लगेगा। पर तो अगर ये बॉल यहां है और ये वाली बॉल हल्का सा भी इधर हो गई और फिर टकराएगी, तो जो पुश है वो उतना बढ़िया ट्रांसफर। अब यहां बात माइक्रोन्स की है, एक बॉल यहां रखी है, एक पीछे रखी है, अगर ये 2 माइक्रोन, अगर ये 5 माइक्रोन इधर चलेगी तो भी तुम्हें लाइन ही दिखाई देगी परफेक्ट, क्योंकि 5 माइक्रोन का डेविएशन आपको नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल अलाइनमेंट तो है, बिल्कुल सीधी लाइन तो है, एग्जैक्ट सीधी लाइन तो है, पर तो वास्तव में एग्जैक्ट सीधी लाइन, अरे बोलो गधो, माइक्रोन्स में डिस्टर्बिंग है, हम डिस्टर्बेंस को भी माइक्रोन में ही माप रहे हैं। तो यहां बोल है, यहां भी बोल है, बिल्कुल सेंटर में है, अगर 5 माइक्रोन इधर हो गई और फिर यूं टकराएगी तो पुश उतना बढ़िया ट्रांसफर। इधर हो गया, इधर 5 माइक्रोन इधर खिसक गई वो, तो जब भी टकराएगी तो टक्कर तो होगी और आपको लगभग लाइन में लगेगी वो, पर तो वास्तव में लाइन में है नहीं, 5 mm डेविएट हो चुकी है लेफ्ट राइट। तो मेटल में तो 5 mm हो ही सकती है, 5 mm होने के बाद भी आप कहोगे बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है, सीधी लाइन है,
क्योंकि इतना डेविएशन आपको आंखों से नजर नहीं आना। अरे बोलो, बात तो डायमंड में तो वो भी ना होती है, अब खोपड़े में आ रहा है। कितना हाई सिस्टमैटिक ऑर्डर है, तो हीट ट्रांसफर की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी सेंटर टू सेंटर कोलिजन होने से। कोलिजन, टक्कर। अरे बोलो, तो वेरी हाई सिस्टमैटिक ऑर्डर in the arrangement of the atoms inside the structure of diamond is the reason for the very high thermal conductivity। अब समझ आया ना? तो मेटल में भी सिस्टमैटिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, पर तो यहां पर उससे भी ज्यादा हाईली सिस्टमैटिक होता है, मेटल से भी ज्यादा सिस्टमैटिक होता है। अरे बोलो, तो देखो प्यारे बच्चों, बात ये नहीं कि आपके पास दो हुनर होना जरूरी है, समझ आया ना? दो हुनर है तो ऑफकोर्स आपकी पॉपुलैरिटी होगी, पर अगर हुनर एक ही है परंतु वो इतना एग्जैक्ट लेवल पे है तो वो एक ही उन दो दो हुनर वालों को 1000 गुना पीछे छोड़ जाएगा। जैसे डायमंड है, एक ही हुनर है, क्या? सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ द एटम्स, परंतु इतना सिस्टमैटिक है कि वहां कतई इसने कोई गुंजाइश नहीं, पूरी ताकत लगा दी एटम को लाइन लगाने में। मेटल ने क्या है, लाइन तो लगाई और ठीक ही लगाई, फिर एटम भी हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भी हैं, दो दो चीज हैं, उसके बाद भी इतना मजा नहीं ले पाया जितना डायमंड केवल एक ही चीज को परफेक्ट बना के ले गया। बात समझ आ रही है नहीं? हाँ, तो सर डायमंड के अंदर क्या है, इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड inside the structure of diamond the atoms of diamond are arranged in the arranged in highly सिस्टमैटिक ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्रम में, बिल्कुल क्रम में बैठे हुए हैं ना, है ना, क्रम, ऑर्डर। इन हाईली सिस्टमैटिक ऑर्डर, इन हाईली सिस्टमैटिक ऑर्डर, दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई इट हैविंग द very high thermal conductivity, very high thermal conductivity, right or wrong? अब देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी बच्चों कि मैं थर्मल कंडक्टिव नाम ले रहा हूं और बोल रहा हूं कि 2300 है, समझ आ, ये 400, 450, 300, पौने 300, 2300 हो गई, 20,000 हो गई, पर तो मैंने मात्रक नहीं बताया आपको, है ना? मात्रक इसलिए नहीं बताया क्यों? बताता नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा एग्जैक्टली। अभी तो मैंने रफली बताया इसका मेनली जन्म कहां से होगा थर्मल कंडक्टिविटी का, और इसका मात्रक कहां से निकालेंगे और क्या निकल के आएगा, इसका मतलब क्या होगा, पूरा मैं डिटेल में वहां पे बताऊंगा। तो बेसिक मतलब बताया मैंने, ये मतलब आपको समझ आता है। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन निकलती है फोरियर लॉ से, फोरियर्स लॉ भी आएगा तो वहां से चीजें आपको दिखाई देंगी, राइट और रॉन्ग? तो ज्यादा उताव लेना हो आप, नहीं तो जिंदगी झंड हुई पड़ी है तुम्हारी और ऐसे ही हो जाएगी। क्योंकि बात यह है कि जितना 60 घंटे का डिस्कशन है, इसे केवल समझना ही नहीं है, इसे खोपड़े के अंदर भी बसा के चलना है। यार 8वें दिन रिवीजन करोगे बे, और कितने का करोगे? पूरी मैकेनिकल है या नहीं? हाँ, तो समझने से ज्यादा ड्यूटी क्या बढ़ जाएगी कि दिमाग में से थामना भी डिस्कशन को, मिली सेकेंड के अंदर चीजें रिकॉल हो। कंपटीशन के अंदर इतना टाइम मिलने वाला नहीं है, क्या कि वहां नॉलेज के साथ साथ में आपको स्पीड भी चाहिए होगी। ये नहीं पेन घुसा रखा है 3 मिनट तक याद आ ही नहीं रहा, एग्जाम हॉल से बाहर निकल के 2-3 क्वेश्चन के ध्यान आ गए, अरे यार उसका भी था, इसका ये था, इसका क्या होगा? रिकॉलिंग पावर इतनी खत्म ना होनी चाहिए। ये प्रेशर डालने दिमाग में जो दूसरा याद ही नहीं आ रहा, वो है याद, घूम रहा दिमाग में, याद नहीं आ रहा है। समझ आना? वो तभी होगी जब आप साथ में थोड़ा स्टोरी लाइन बना के पढ़ोगे चीजों का। हमारा दिमाग स्टोरी पे काम करता है, कोई भी स्टोरी जो आप सुन लेते हैं वो कभी भूलते नहीं। समझ आ ना? नॉर्मल बात भूल जाएंगे, इसलिए मैं झंड नहीं हो बे जो हिमालय पर्वत पे ले जा रहा हूँ कॉपर को और वहां पे चाय पिला रहा हूँ, ठंडा करा रहा हूँ। समझ आ? ये ससुरा एक स्टोरी मिली है तुम्हें यहाँ से कॉपर की, समझ आ ना? ये बदला लिया है, ये स्टोरी तुम्हारे ध्यान रहेंगी।
जहां भी हिमालय पर्वत पढ़ोगे तो कुछ ध्यान है क्या मुस्कुराया? पापा जी बोलेंगे कि कुछ नहीं पापा जी, वो मेरे सर थे, एक बार हिमालय पर्वत की बात कर रहे थे, कॉपर को ले गए थे वहां पे वो घुमाने। अरे है नहीं, तो ये स्टोरी दिमाग कैच करता है, और जितना स्टोरी ज्यादा विचित्र होगी उतना ही ज्यादा जल्दी दिमाग में ध्यान रहेगी लंबे टाइम तक, राइट? यस, तो बताइए बच्चों, डायमंड का समझ आई कहानी? तो कंडक्शन की मैकेनिज्म क्या है सॉलिड में वो आपको समझ आई है, और नॉन मेटल में क्या वो समझ आई है, और मेटल के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, समझा, वो दो कारण से है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जो कंडक्शन है, कंडक्शन में समझा दो चीजें रेस्पॉन्सिबल है हीट ट्रांसफर के लिए, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो नहीं, पहले बोले मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, उसके बाद बोले फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, कोई सा भी सॉलिड सब में है। तो सबसे पहले नंबर पे किसे रखना है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को, उसके बाद रखना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। सीक्वेंस समझ आ रहे हैं आप? यस। अगर मैं दोनों ऑप्शन दे दूं कि बताइए कंडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, और ऑप्शन में ए में दूं आपको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और ऑप्शन बी में दूं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? क्या? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। क्योंकि मैंने ये थोड़ा ही बताया कि मेटल या नॉन मेटल है, मैं तो मटेरियल की बात कर रहा हूं, और वो मटेरियल जो है वो सॉलिड है, वो लिक्विड भी, क्या जो सॉलिड है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर आपने जवाब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिया है तो चाहे तो मेटल के हिसाब से बात कर लो वहां भी होता है, चाहे नॉन मेटल के हिसाब से बात कर लो वहां भी पाया जाता है। अरे समझ आए नहीं? हाँ, तो थोड़ा इतना रीजनिंग लगा करते हैं, क्योंकि कभी ऑप्शन के साथ में भी खेलने लगता है तुम्हारे साथ कि दोनों सही ऑप्शन है, फिर छांटो कौन सा है। वे समझ आ ना? और ए एंड बी दोनों का ऑप्शन दिया नहीं, तो इस तरीके से दिमाग को चलाना होता है, जैसे मैं आपके दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? चले बच्चों, तो यहां तक की पूरी स्टोरी क्लियर है? चलिए, तो डियर एक काम करते हैं, समझ आ ना, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी देखो, अभी भी हमने क्या किया? कंडक्शन का बेसिक फंडामेंटल कवर किया है, अभी कंडक्शन खत्म। तो बेसिक कंडक्शन अभी खत्म हुआ है, तो कंडक्शन के कुछ नोट पॉइंट है प्यारे बच्चों, उन्हें और आगे पढ़ेंगे हम। समझ आ रहा है नहीं? तो जरा आप मुझे याद दिलाएंगे, कल के लेक्चर में हम कंडक्शन के कुछ हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़े, अब कल हम पढ़ेंगे कंडक्शन के नोट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए हुए हैं, राइट? तो आज का लेक्चर यहीं पे ही समाप्त करते हैं।